गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, असर्शन एंड रीजनिंग में हमें दो स्टेटमेंट दी होती हैं। एक को तो हम लेबल करते हैं असर्शन से और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, और दूसरी जो स्टेटमेंट होती है उसको हम लेबल करते हैं कैपिटल आर से और उसको बोलते हैं हम रीज़न। और इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़कर हमें चार कोड्स में से किसी एक कोड को सिलेक्ट करना होता है। कोड का नाम होता है, एक का ए होता है, एक का बी, एक का सी और एक का डी। अच्छा, कोड ए यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। कोड ए यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब दोनों स्टेटमेंट जो है ए और आर दोनों के हैं ट्रू है, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। और जो कैपिटल आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का। मतलब ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है, मगर आर जो है वो ए को क्या कर रहा है, साथ में जस्टिफाई भी कर रहा है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हम क्या करेंगे, कोड ए आंसर लिखकर आएंगे। अब देखिए कोड बी क्या कहता है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू। यहाँ पर भी दोनों ए और आर जो है वो ट्रू है, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका? ए का। अगर मान लीजिए इन केस दोनों स्टेटमेंट ए और आर ट्रू हो मगर आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो ए का, तो उस केस में हम कोड क्या करेंगे? बी यूज़ करेंगे। अब देखिए सी में है, अगर ए ट्रू होता है और बी फॉल्स होता है तो हम कोड सी आंसर लिख कर आएंगे। और कोड डी, यहाँ पर ए फॉल्स है बट आर जो है वो ट्रू है। इस केस में हम क्या करेंगे? डी कोड को एज आंसर लिख कर आएंगे। अच्छा देखिए, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा ना असर्शन एंड रीजनिंग का, तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा कोड्स किस तरीके से उन्होंने डिफाइन किए हैं। हो सकता है वो कोड्स चेंज कर दें, हो सकता है जो कोड्स की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है वहाँ पर कुछ और हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये किससे रिलेटेड है? असर्शन एंड रीजनिंग से। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी होंगी, एक को हम असर्शन कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एक को रीज़न उसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल ए कहता है रेस्पिरेशन इन लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए रेस्पिरेशन जो होता है लिविंग बीइंग्स के अंदर उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ट्रू है, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है, इसलिए रेस्पिरेशन क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे ए जो है वो तो ट्रू है। अब आते हैं आर पर। आर कहता है रेस्पिरेशन इन लिविंग बीइंग्स इन्वॉल्व्स विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। ऐसा नहीं होता है। रेस्पिरेशन जब भी लिविंग बीइंग्स करते हैं तो वो हीट को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। सही। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट ए है वो तो बच्चों ट्रू है, बट स्टेटमेंट आर जो है वो क्या है? फॉल्स है। सही। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इससे रिलेटेड हम देख लेंगे कौन सा कोड है। तो देखिए कोड सी कहता है कि ए जो है वो ट्रू है और आर जो है फॉल्स है। तो इसमें आंसर हम क्या लिख कर आएंगे? कोड सी जो है वो हम एज ए आंसर लिख कर आएंगे। क्लियर है? देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट क्या होती है? रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन जो होता है इसमें हीट एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसके अंदर कभी भी हीट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो असर्शन पार्ट है क्वेश्चन का वो तो ठीक है, वो ट्रू है, मगर रीजन जो पार्ट है वो क्या है? फॉल्स है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा कोड बनेगा बच्चों? सी कोड बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके भी दो पार्ट है बच्चों। जितने भी असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे उसके दो पार्ट होते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। ये तो सही है बच्चों। कॉपर का जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं? हॉट वाटर टैंक बनाने में करते हैं। स्टील का हम यूज़ हॉट वाटर टैंक बनाने में नहीं करते हैं। तो बच्चों असर्शन तो सही है। अब देखिए रीज़न, कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टील। कॉपर जो है वो बेटर कंडक्टर होता है हीट का। क्लियर है? कि इन कंपैरिजन टू स्टील, एंड इट इज़ फेयरली रेजिस्टेंट टू कोरोजन देन स्टील।
और इसमें ईजिली जो है कोरोजन भी नहीं होता है। तो बच्चों ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट है कॉपर जो होता है उसको हम हॉट वाटर टैंक बनाने में यूज़ करते हैं, स्टील को हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रीज़न वाले पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर जो होता है वो बेटर कंडक्टर होता है हीट का इन कंपैरिजन टू स्टील, ये भी पार्ट सही है। एंड इट इज़ फेयरली रेजिस्टेंट टू कोरोजन देन स्टील, और स्टील के मुकाबले इसमें कोरोजन क्या होता है, बहुत कम आता है। तो बच्चों ये दोनों जो है स्टेटमेंट ट्रू है। तो अच्छा, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हम देखते हैं जो रीज़न है क्या वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, क्या वो उसका एक्सप्लेनेशन है। हाँ जी है। कैसे है वो बताता हूँ। देखिए कॉपर जो होता है वो बेटर कंडक्टर होता है हीट का, और इसमें कोरोजन भी नहीं होता है इन कंपैरिजन टू स्टील। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ हॉट वाटर टैंक बनाने में करते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए और आर जो है दोनों ट्रू है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। सही है। तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा कोड होगा, वो होगा बच्चों कोड ए। कोड ए कहता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर है। तो ये आपको बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये देखना होता है क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अगर इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप देख लेना कौन सा कोड अप्लाई हो रहा है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें ये देखना होता है रीजन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही। क्लियर है। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप क्या ये आंसर लिख कर आओगे, ये चेक कर लेना एक बार। अगर यस तो फिर आप लिखोगे हेयर ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब अगर मान लीजिए ये दोनों ट्रू है और ये इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, मतलब अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है और आप इसका आंसर ये नहीं लिखोगे तो उस केस में हम क्या लिख कर आएंगे कि यहाँ पर ए और आर दोनों जो है ट्रू है, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी, ए की। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको दो पार्ट दे रखे हैं, एक का नाम है असर्शन, दूसरे का नाम है रीजन। इसमें उन्होंने कहा है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ओनली हेड्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंटर्स द एग। सही है। देखिए इसमें उन्होंने कहा फर्टिलाइजेशन के वक्त जो स्पर्मेटोजोआ होता है वही सिर्फ एग के अंदर एंटर करता है। ये बच्चों बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, इफ सेवरल स्पर्मेटोजोआ हिट्स द एग एट सेम टाइम ऑल कैन एंटर द एग। ये बच्चों गलत है। जो पहला स्पर्म जो होता है जैसे ही हिट करता है एग को, उसके बाद एग किसी भी दूसरे स्पर्म को उसके अंदर एंटर नहीं होने देता है। क्लियर है। तो यहाँ पे रीजन वाला पार्ट जो है वो गलत है, असर्शन वाला पार्ट ट्रू है। इन्होंने कहा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये यूनियन होती है किसकी, फ्यूजन होती है किसकी, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स की। क्लियर है। अच्छा, अब इसमें उन्होंने कहा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन हेड ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंटर्स द एग। ये तो सही है, उसका सिर्फ जो हेड होता है वही क्या करता है, एग के अंदर एंटर करता है। अब वो कहते हैं मान लीजिए इफ सेवरल स्पर्मेटोजोआ एग्स हिट द एग एट द सेम टाइम। मान लीजिए एक एग दे रखा है, इसको बहुत सारे स्पर्म्स जो है आकर हिट करते हैं, तो वो सारे के सारे क्या इसके अंदर एंटर कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे बच्चों जो असर्शन है वो तो ट्रू है, मगर जो रीज़न है वो क्या है, गलत है। तो इससे रिलेटेड कोड कौन सा है, सी है। क्लियर है। तो इसका आंसर हम क्या लिख कर आएंगे बच्चों, सी आंसर हम यहाँ पर इसका लिख कर आएंगे। अब देखिए ये तो हमारे पहले 3 क्वेश्चंस थे, इसके लिए हमने कोड्स ए बी सी डी डिफाइन कर रखे थे। सही। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 to 6, इसके लिए हमने दोबारा से डिफाइन किए हैं कोड्स। सही। अच्छा, यहाँ पर कोड जो है मेरे सेम है, कोड जो है बिल्कुल सेम है, मगर फिर भी जब आप क्वेश्चन करोगे एक बार आप कोड्स पढ़ जरूर लेना। हो सकता है जो कोड्स आप यहाँ पर पढ़ के जा रहे हो ABCD, वहाँ पर वो कोड्स उस तरीके से डिफाइन ना हो। सही। इसलिए मैंने 3-3, 4-4 क्वेश्चन के बाद दोबारा से कोड्स लिख रखे हैं। बेशक कोड्स वो वही हैं, मगर फिर भी आपको
बार बार कोड्स पढ़ने की आदत होनी चाहिए। हो सकता है आप एग्ज़ाम में प्री बोर्ड में कुछ और कोड्स पढ़ कर आएँ और बोर्ड में कोई और कोड आ जाए, सही है, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कोड्स को हमेशा आपको जो है ढंग से पढ़ना है, सही है। तो हम भी क्या करते हैं, दोबारा से एक बार कोड को पढ़ लेते हैं कि ABCD कोड क्या है। यहाँ पे उन्होंने कहा फॉर क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। यहाँ पर भी हमें 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं। एक को हमने लेबल किया असर्शन से, उसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे को हमने लेबल किया है कैपिटल R से, और उसका मतलब क्या होता है, रीज़न। आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक का नाम असर्शन है और एक का नाम रीज़न है। असर्शन को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं और रीज़न को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द कोड्स A, B, C and D एज गिवन बिलो, सही। अच्छा, A में इन्होंने क्या कहा है, बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, सही। कोड A कहता है A और R जो है दोनों ट्रू होंगे और R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा किसका, असर्शन का, A का। B कोड ये कहता है A और R जो है दोनों ट्रू होंगे बट R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी किसकी, असर्शन की। अब देखिए C कोड क्या कहता है, A ट्रू है बट R फॉल्स है, और D कोड क्या कहता है, A फॉल्स है बट R जो है वो ट्रू है। क्लियर है बच्चों। तो ये कोड बच्चों हम तो सेम ही लेकर चल रहे हैं, मगर एग्जाम में हो सकता है कोड आपको चेंज कर कर वो दे दे, इसलिए मैं बार बार जो है इनको 3-4 क्वेश्चंस के बाद कोड्स को लिखता रहूँगा ताकि आपको कोड्स को बार बार पढ़ने की आदत पड़े, सही है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आएगा ना, वो कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आने हैं, जो NCERT के टॉपिक हैं उन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सही है। दिक्कत किस में आती है, सिर्फ कोड्स में। तो कोड्स को आपको वहाँ पे क्लियरली साफ साफ पढ़ लेना है, कोड्स किस तरीके से डिफाइन किए हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में असर्शन दे रखा है, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, कि जो मैग्नीशियम का रिबन होता है उसको एयर में बर्न करने से पहले हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं। क्यों, ताकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर बनी होती है वो हट जाए। क्यों, वो क्या करती है, कंबशन में रोक लगाती है। क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट तो बच्चों बिल्कुल ठीक है, सही। अच्छा, अब इन्होंने कहा है रीजन, मैग्नीशियम रिबन इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ डस्ट कंटेनिंग मॉइस्चर, सही। रीजन में इन्होंने लिखा है मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसके ऊपर क्या होती है, कोटिंग होती है किसकी, डस्ट की, सही है, और उस डस्ट के साथ मॉइस्चर भी होता है, सही है। तो अब देखिए, यहाँ पे असर्शन तो बिल्कुल सही है। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं ना, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उसके ऊपर सैंड पेपर का यूज़ करते हैं। क्यों, उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बनी हुई होती है उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे असर्शन तो बिल्कुल ठीक है, मगर रीज़न गलत है। रीज़न में वो कहते हैं जी मैग्नीशियम जो होता है उसके ऊपर डस्ट की लेयर होती है, डस्ट की लेयर नहीं होती है बच्चों उसके ऊपर, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होती है, सही है। तो यहाँ पे रीज़न जो है वो गलत है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, असर्शन तो ठीक है मगर रीज़न जो है वो गलत है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोड बी जो है वो अप्लाई करेंगे, सही। कोड आप देख लीजिएगा कौन सा है, कोड बच्चों सी है मेरे हिसाब से ना, ये सही। आप एक बार कोड देख लीजिएगा। सी कोड है बच्चों। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसमें उन्होंने कहा असर्शन
फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। देखिए जितने भी फूड के कैंस होते हैं इनको हम टिन से कोटेड करते हैं, जिंक से कोटेड हम नहीं करते हैं। क्लियर है? ऐसा सही है बच्चों, ये तो बिल्कुल ठीक है। जितने भी फूड कैंस होते हैं उसे हम टिन से कोटेड करते हैं, जिंक से कोटेड नहीं करते हैं। अब देखिए रीजन में उन्होंने क्या कहा है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। हाँ, जिंक जो होता है वो टिन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये आप रिएक्टिविटी सीरीज में चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठता है, अगर ये दोनों ट्रू है, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, तो उस केस में हम देखते हैं क्या ये इसका करेक्ट आंसर है। मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या ये आंसर लिख कर आएंगे? हाँ जी, ऐसा ही लिख कर आएंगे। क्लियर है? क्यों? जिंक जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन से, इसलिए कभी भी हम जितने भी फूड कैंस होते हैं उसकी कोटिंग जिंक के साथ नहीं करते हैं। क्यों? जिंक से अगर हम कोटिंग करेंगे तो वो क्या करेगा, फूड आइटम्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इसलिए हम वहाँ पे किस चीज़ की कोटिंग करते हैं बच्चों? टिन की कोटिंग करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है किसका? ए का। अब देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, इसके भी दो पार्ट है, सबके दो पार्ट ही होंगे। असर्शन में वो कहते हैं अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स एग्जिस्टिंग टुगेदर इन अ इकोसिस्टम इज नोन एज फूड वेब। हाँ जी, फूड वेब जो होता है वो नेटवर्क होता है किसका? फूड चेन्स का। सही है? तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर है? अब नेक्स्ट रीजन में इन्होंने क्या कहा है, एन एनिमल लाइक काइट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ फूड वेब। सही। अब इसमें इन्होंने कहा एनिमल लाइक काइट, सही है, कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ फूड वेब। देखिए जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं फूड वेब का क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। क्लियर है? तो इस केस में रीज़न जो है वो क्या है? गलत है। तो यहाँ पे असर्शन तो ट्रू है मगर रीज़न जो है वो फॉल्स है। क्लियर है? तो इसका कोड क्या लिखेंगे हम? सी लिख कर आएंगे कि असर्शन तो सी ठीक है मगर रीज़न क्या है? गलत है। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो फूड चेन और फूड वेब का क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। यहाँ पे वो मना कर रहे हैं। सही। काइट शायद कैट होगा बच्चों, ये ना। क्लियर है? तो यहाँ पे उन्होंने कहा है एनिमल लाइक कैट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ फूड वेब। तो ये स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पर गलत है। अब देखिए बच्चों, अब हम 7 से लेके 9 तक क्वेश्चंस करेंगे। इसमें भी आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एक को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और 4 हमें कोड्स दे रखे हैं। ए का मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी का मतलब, कोड बी का मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में इसके भी दो पार्ट हैं, एक पार्ट असर्शन है और दूसरा रीजन है। असर्शन में देखिए, आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल्स a shiny white finish on the wall is obtained after 2 to 3 days. हाँ जी बच्चों, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सही है? जब भी हम वाइट वॉश करते हैं तो शुरू में जो होता है ना उसका कलर आपको डल लगता है, मगर 1-2 दिन बाद उसके ऊपर शाइन आनी चालू हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट तो बच्चों ट्रू है। आगे रीज़न, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव्स अ शाइनी वाइट फिनिश। तो ये बच्चों रीज़न इसका जो है वो गलत है। सही। हम क्या करते हैं, जो चूना होता है उसको वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सही है? अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं? वॉल्स के ऊपर अप्लाई कर देते हैं।
किसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, वॉल्स के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। क्लियर है। अच्छा, धीरे धीरे ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देता है। क्लियर है। वो जो लेयर होती है उसी से शाइन आती है वॉल्स के अंदर। सही। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, रिएक्ट करता है। क्लियर है। तो यहाँ पे रीजन जो है वो गलत है, असर्शन जो है वो ट्रू है। तो इसके लिए हम कौन सा कोड अप्लाई करेंगे, कोड सी हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने कहा है फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज। देखिए इसमें उन्होंने कहा है फूड चेन जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडी। ये बच्चों बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। सही है। कैसे ट्रू है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए होता क्या है, जितने भी फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब क्रॉप्स को उगाते हैं तो उसके अंदर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे केमिकल्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वो केमिकल्स क्रॉप्स के थ्रू क्या होता है, वो फूड चेन के अंदर चला जाता है। सही। मान लीजिए क्रॉप्स को जो है हिरन खा रहा है और हिरन को लायन खा रहा है, तो क्रॉप्स से जो केमिकल्स होंगे वो हिरन में जाएंगे, हिरन से किस में जाएंगे, लायन के अंदर जाएंगे। क्लियर है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। सही। तो इसमें मैंने कहा फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडी। ये तो सही है। सही। अब मान लीजिए शेर को कोई ह्यूमन बीइंग खाता है, या हिरन को कोई ह्यूमन बीइंग खाता है, या प्लांट्स को कोई ह्यूमन बीइंग खाता है, तो वो केमिकल्स जो होंगे वो हमारी बॉडी के अंदर भी आ जाएंगे। अच्छा, सेकंड है द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। देखिए लेंथ जो होती है फूड चेन की वो वेरी करती है, और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी क्या होती है, ग्रेटली वेरी करती है। मतलब जितनी भी फूड चेन्स होती हैं वो आपस में सेम नहीं होती है। किसी में 3 स्टेप होते हैं, किसी में 4 स्टेप होते हैं, किसी में 5 स्टेप होते हैं। सही। कोई बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, कई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर बच्चों ये दोनों जो है ट्रू है, अकेला असर्शन भी ट्रू है, अकेला रीज़न भी ट्रू है, मगर रीज़न इसका आंसर नहीं है, रीज़न इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोड बी अप्लाई करेंगे कि ए और आर दोनों ट्रू है, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, असर्शन का। अब देखिए 9th क्वेश्चन है, नाइन्थ में इन्होंने कहा है एक जेनेसिस्ट क्रॉस्ड अ पी प्लांट हैविंग वायलेट फ्लावर एंड अ पी प्लांट विद वाइट फ्लावर। सही है। देखिए इन्होंने कहा है एक जेनेटिक्स है, वो क्या करता है, एक तो पी प्लांट लेता है, उसका वायलेट फ्लावर है, उसको वो क्या करता है, क्रॉस करवाता है किसके साथ, दूसरे पी प्लांट के साथ, उसके वाइट फ्लावर है। ही गॉट ऑल द वायलेट फ्लावर्स इन द फर्स्ट जनरेशन। उसको सारे के सारे वायलेट फ्लावर्स मिलते हैं फर्स्ट जनरेशन के अंदर। क्लियर है। अच्छा, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों। आपने देखा होगा F1 जनरेशन के अंदर जो डोमिनेटिंग ट्रेट होता है वही अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। डोमिनेटिंग जो जीन्स होते हैं वही क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो वायलेट और वाइट फ्लावर्स में वायलेट जो होता है वो डोमिनेंट होता है, इसलिए F1 जनरेशन में सिर्फ वायलेट फ्लावर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर असर्शन जो है वो ट्रू है। सही है। अब देखिए रीजन में इन्होंने क्या कहा है, वाइट कलर जीन्स इज नॉट पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। हाँ जी, ये भी सही है बच्चों कि वायलेट और वाइट में कौन डोमिनेंट होता है, वायलेट के जो जीन्स होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, इसलिए वाइट जो जीन्स होते हैं वो अपने आप को F1 जनरेशन में पास ऑन ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं।
क्लियर है? अच्छा, अब देखिए जब ये दोनों ट्रू हैं तो अब हमें चेक करना है ये इसका क्या आंसर है। हाँ जी, ये इसका आंसर है। भाई वाइट जीन जो है वो अपने आप को पास ऑन नहीं कर पाए, किसमें? नेक्स्ट जनरेशन में। एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पाए F1 जनरेशन में, इसीलिए सारे के सारे जो फ्लावर होते हैं उनका कलर वायलेट होता है। अब देखिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब बच्चों फिर से वही क्वेश्चन नंबर 10 to 11, क्वेश्चन नंबर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 में आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। एक को हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया, उसे असर्शन बोल रहे हैं। एक को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको रीज़न बोल रहे हैं। सही। अब इन दोनों को हमें पढ़ना है और 4 कोड्स हमें दे रखे हैं। कोड ए का मतलब है ए और आर दोनों ट्रू होंगे और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा आर का। सही है, सॉरी ए का। और कोड बी में उन्होंने कहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सी में कहते हैं ए तो ट्रू है मगर आर फॉल्स है। डी में कहते हैं ए फॉल्स है, आर बट ट्रू है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए इसमें उन्होंने कहा है असर्शन में एस्टरिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस। हाँ जी सही है। एस्टरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एस्टर बनता है और एस्टर क्या होता है? ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। क्लियर है? रीजन व्हेन एस्टर रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्कोहल एंड अ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्टेन्ड। सही, ये भी सही है बच्चों। जब हम एस्टर को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उस केस में एक एल्कोहल बनता है और दूसरा जो है सोडियम सॉल्ट बनता है। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्लियर है? तो ये भी बच्चों ट्रू है, मगर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे बच्चों? कोड बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कोड बी। कोड बी क्या कहता है? दोनों ए और आर जो है वो करेक्ट है, मगर आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। किसका? ए का। तो यहां पे लगेगा कोड बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें उन्होंने कहा है इन द प्रोसेस ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूजन द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड by the fission of an atom of a uranium is so tremendous that it produces 10 million times the energy produced by the combustion of an atom of a carbon from the coal। देखिए इसमें उन्होंने कहा न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है, न्यूक्लियर फिजन में जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 10 मिलियन टाइम्स होती है जितनी एनर्जी हम कार्बन से रिलीज करवाते हैं। सही। तो बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सही। सेम अमाउंट ऑफ कार्बन ले लीजिए, सेम अमाउंट ऑफ यूरेनियम ले लीजिए, तो यूरेनियम से जो एनर्जी आपको मिलेगी वो लगभग सही 10 मिलियन टाइम्स होती है जितनी एनर्जी आप कार्बन से लेते हैं। ये एग्जैक्ट नहीं है बच्चों, अप्रॉक्सीमेट है। अच्छा, अब देखिए रीजन में इन्होंने कहा है द न्यूक्लियस ऑफ अ हैवी एटम सच एज यूरेनियम व्हेन बोम्बार्डेड विद अ लो एनर्जी न्यूट्रॉन splits apart into the lighter nuclei. The mass difference between the original nucleus and the product nuclei gets converted into tremendous energy। ये भी बच्चों ठीक है स्टेटमेंट। सही। मैं बता देता हूँ कैसे। देखिए होता क्या है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है उसमें हम क्या करते हैं, यूरेनियम का जो एटम होता है उसके ऊपर बोम्बार्ड करते हैं लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स की, तो उससे ये जो यूरेनियम होता है ये छोटे न्यूक्लियाई में क्या होता है? टूट जाता है। सही। अब इसका जो मास है और इन दोनों के जिसमें ये स्प्लिट होता है उनके मास का जो डिफरेंस होता है वो किस में क्या होता है?
वो एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों ट्रू है। इसी कारण जो यूरेनियम से स्प्लिट होने से एनर्जी बनती है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो एनर्जी हम कोल से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू, यहाँ पे ए और आर दोनों ट्रू है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। आर जो है बच्चों वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। ये बच्चों आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ऑलमोस्ट जो लास्ट पार्ट है उसका क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 में भी आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। एक को हम असर्शन कैपिटल ए और एक को रीजन कैपिटल आर लिख और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वही हमारे पास चार कोड हैं। कोड बच्चों आपको जरूर पढ़ने हो सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ और कोड पढ़ो और एग्जाम में कोई और कोड आए, इसलिए मैं बार बार कोड्स को लिख रहा हूँ। बेशक सेम कोड्स हैं मगर लिख मैं बार बार रहा हूँ क्योंकि कोड्स चेंज भी हो सकते हैं। अब देखिए असर्शन, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए इसमें उन्होंने कहा आयरन जो होता है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। हाँ जी कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि आयरन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। सही है। अच्छा रीज़न, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये भी बच्चों ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा अब वो कहेंगे क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या ये आंसर लिख कर आएंगे, हाँ जी यही आंसर लिख कर आएंगे हम। सही है। क्लियर है। तो इसका बच्चों कोड ए आएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर कोड क्या आएगा बच्चों, ए आएगा। सही। आयरन जो होता है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। ये आप रिएक्टिविटी सीरीज से देख लेना। सही। और रीज़न क्या कहता है, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये सही है बच्चों। ए जो है इसका कोड होगा। यहाँ पे ए और आर दोनों क्या है, ट्रू है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। देखिए अब ये ह्यूमन आई से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें उन्होंने कहा ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना विच इज इनसेंसिटिव टू लाइट वेयर द ऑप्टिकल नर्व लीव्स द आईज। देखिए ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, देखिए जो भी लाइट रेज हमारी आईज में एंटर करती हैं वो इमेज कहाँ पर बनाती है, रेटिना के ऊपर जाकर इमेज फॉर्म करती है। सही है। अब ब्लाइंड स्पॉट जो होता है वो रेटिना का ही एक ऐसा पार्ट होता है जो कि इनसेंसिटिव होता है लाइट के लिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन की आँखों में जो लाइट रेज जा रही है वो इमेज कहाँ पर फॉर्म करती हैं, वो कहाँ जाकर काटती हैं, वो कन्वर्स होती हैं ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर, तो उसको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। क्यों, ब्लाइंड स्पॉट जो होता है एक ऐसा एरिया होता है रेटिना के ऊपर जो इनसेंसिटिव होता है किसके लिए, लाइट के लिए। यहाँ पर अगर कोई इमेज फॉर्म होती है तो पर्सन को जो है वो इमेज कभी भी दिखाई नहीं देगी। तो ये तो बच्चों ऑप्शन सही है, सेशन यहाँ पर ठीक है। रीज़न क्या कहता है, देयर आर नो रोड्स और कोन सेल्स प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिकल नर्व्स एंड रेटिना इन द आई। सही, ये भी ठीक है बच्चों कि जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वहाँ पर कोई भी रोड और कोन सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। सही है, इसलिए वहाँ पर जो भी इमेज फॉर्म होती है वो पर्सन जो है वो देख नहीं पाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे बोथ ए और आर जो है वो ट्रू है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। सही है। देखिए ब्लाइंड स्पॉट जो होता है एक ऐसी जगह होती है रेटिना के ऊपर जहाँ पर कोई भी रोड और कोन सेल्स नहीं होती हैं, इसीलिए वो इनसेंसिटिव होता है किसके लिए, लाइट के लिए। अगर इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्म हो रही है तो ब्रेन आपको वो दिखा पाएगा। अगर इमेज रेटिना के ब्लाइंड स्पॉट पार्ट पर फॉर्म हो रही है तो ब्रेन आपको वो इमेज नहीं दिखा सकता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी रोड और कोन सेल्स नहीं होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें इन्होंने कहा है द मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द वाई क्रोमोसोम इन जाइगोट। सही। जो मेलनेस होती है, मान लीजिए एक बच्चा है
वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये उसके XY क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है। Y क्रोमोसोम्स होता है वो उसके मेल होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, ह्यूमन ऑफस्प्रिंग सेक्स इज डिटरमाइंड थ्रू द फादर्स क्रोमोसोम्स। सही है, देखिए जो ह्यूमन ऑफस्प्रिंग होता है उसका जो सेक्स होता है वो कौन डिटरमाइन करता है, वो सिर्फ फादर के क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ही डिटरमाइन करते हैं। तो बच्चों ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। सही, अब आपको चेक करके बताना ये इसका क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो उसके लिए देखिए मान लीजिए पेरेंट दो है, पेरेंट नंबर 1, पेरेंट नंबर 2, ये तो मेल है और ये फीमेल है। इनके जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, सही, इसके तो दोनों जीन्स जो होते हैं, एक कैपिटल X होता है और दूसरा क्या होता है कैपिटल Y होता है। और जो ये बच्चों ये क्या है, मदर ले लेते हैं, चलो इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं। देखिए दो पेरेंट है, एक तो मदर है और एक फादर है। सही, जो मदर होती है इसके जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों कैपिटल X होते हैं और फादर जो होता है इसका एक कैपिटल X होता है और एक कैपिटल Y होता है। क्लियर है। अब मान लीजिए फर्टिलाइजेशन के वक्त जो मदर होगी वो भी एक ही जीन्स जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या करेगी, डोनेट करेगी। सिमिलरली फादर भी एक ही जीन्स जो है वो डोनेट करेगा फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर है। तो अगर x x के साथ जाता है तो ये फॉर्म होगा, x y के साथ जाता है तो ये फॉर्म होगा, x इसके साथ जाता है तो ये फॉर्म होगा, x इसके साथ जाता है तो ये फॉर्म होगा। यहाँ पे x जो होता है वो फीमेल के लिए होता है, फीमेल चाइल्ड के लिए होता है। y जो होता है वो मेल चाइल्ड के लिए होता है और y जो होता है वो डोमिनेंट होता है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो यहाँ पे जो बच्चा होगा वो गर्ल होगी, यहाँ पर बॉय होगा, यहाँ पर बॉय होगा, x x के साथ गया, x y के साथ, x x के साथ, तो यहाँ गर्ल और यहाँ पर बॉय। क्लियर है। तो इस केस में देखिए बॉय के लिए आपको Y क्रोमोसोम चाहिए और वो सिर्फ किसके पास होता है, वो सिर्फ फादर के पास होता है। तो इसका मतलब अगर कोई बच्चा पैदा होता है, सही है, तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सिर्फ फादर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों, जो Y जीन होता है वो सिर्फ किसके पास होता है, फादर के पास ही होता है। अगर फादर X डोनेट करेगा तो गर्ल चाइल्ड आएगा, अगर वो Y डोनेट करेगा तो मेल चाइल्ड आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे A और R दोनों अलग अलग ट्रू है और R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, A का। अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 पर। यहाँ पे भी आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं A और R और चार कोड्स दे रखे हैं। चारों कोड्स बच्चों वही हैं जो अब तक हम पढ़ते आए हैं। सही है। अच्छा, अब देखिए इसमें असर्शन मैंने लिखा है, इट इज एडवाइज टू क्लीन द एंड्स ऑफ द कनेक्टिंग वायर बिफोर कनेक्टिंग देम। देखिए आपको दो कनेक्टिंग वायर्स दे रखे हैं, उनके एंड्स को हमें क्या करना होता है, पहले साफ कर लेना होता है बिफोर कनेक्टिंग देम। क्लियर है। तो यहाँ पे ये तो सही है भाई, जब भी आपको दो कनेक्टिंग वायर्स को कनेक्ट करना होता है ना तो उनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। क्यों, उनके अंदर जो मेटल यूज होता है हो सकता है वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाए। सही, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, पहले थोड़ा साफ करना होता है। रीजन में क्या कहा है, करंट इज प्रेजेंट एट द एंड्स। करंट जो होता है बच्चों, जब आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो वो क्या होता है, थ्रू आउट वायर क्या होता है, पास होता है। क्लियर है। ऐसा नहीं है करंट जो है खुली बिना कनेक्टिंग वायर्स में जिसको आपने बैटरी से लगाया नहीं उसमें भी करंट प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे रीजन गलत है और असर्शन जो है वो ठीक है। सही, कनेक्टिंग वायर्स जो होती है ना वो यूजली कॉपर या एल्युमिनियम की बनी होती है, तो उनको आपको पहले साफ करना जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है मे बी ये एयर के साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर कोई कोटिंग बना ले। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, इनको हम ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। रीजन में उन्होंने कहा दे कैच फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग व्हेन केप्ट ओपन इन एयर, ये भी ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे ए और आर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। क्लियर है? तो इसके लिए बच्चों हम कौन सा कोड लगाएंगे, कोड लगाएंगे यहाँ पर ए, कि मतलब यहाँ पे ए और आर दोनों ठीक है, और ए जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, आर का। अब देखिए 17th, इसमें उन्होंने कहा है एसर्शन में मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। मेटल्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को टू पास थ्रू देम, ये बिल्कुल ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सही, देखिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। सही, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट क्यों पास होने देते हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर है? तो यहाँ पर ए और आर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। क्लियर है? तो बच्चों आपको जो है जो कोड्स हैं उनको आपको ढंग से जो है एक बार पढ़ लेना है। सही है? जो कोड मैंने यहाँ पर लिखे हैं हो सकता है वो चेंज हो जाए एग्जाम में, उसकी जगह कोई दूसरे कोड आए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से कोड वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से पहले पढ़ लीजिए, फिर आपको जो है आंसर देना है। क्लियर है?